Assalamu alaikum everyone. You are watching Pakistan Stock Market Updates and I am here with Mr. सलमान अहमद और ये एक इकोनॉमिक एनालिस्ट है और आज हम इनसे सवाल करेंगे इकोनॉमी के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में भी। तो सर सबसे पहले ये सवाल ये है कि जैसे कि अभी इलेक्शन की न्यूज़ आ रही है कि रिसेंटली इलेक्शन हो जाएंगी, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन जो संडे को इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए आप बात कर रही हैं। बड़ा वाइटल इलेक्शन है और इसका रिज़ल्ट यकीनन हमारी मार्केट पर असर डालेगा। इन केस अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, मार्केट पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और मार्केट बेहतर होगी। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अनसर्टेनिटी हमारी मार्केट के लिए हमेशा नेगेटिव फैक्टर होता है और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत कंट्रोल में आई है। आईएमएफ का पैकेज साइन हो गया है, ऑयल थोड़ा नीचे आ रहा है, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें अनसर्टेनिटी ख़त्म होती नज़र आ रही है। हाउएवर पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी जो मुझे यकीन है इस इलेक्शन के बाद बेहतर हो सकती है। इन केस अगर पीएमएल-एन जीती है तो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा ये। सर अगर इलेक्शंस हो जाती हैं और बीच में ये तो अनसर्टेनिटी होगी मार्केट के लिए, तो आपको उस वक्त में क्या लगता है कि इंडेक्स और कितना नीचे आ जाएगा? इन केस अगर अपोजिट हो, यू आर आस्किंग, नहीं, आई थिंक के मार्केट काफ़ी अरसे से नीचे है। 4 की पी पर है, 60% डिस्काउंट पर है एज़ कम्पेयर टू फ्रंटियर मार्केट बहुत सस्ती है, तो डाउन साइड इतनी नहीं है। बट एक जो रैली बन सकती थी वो शायद ना बने फॉर द टाइम भी। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन के बाद भी हालात को देखना होगा, क्या सिलसिले होते हैं, क्या होता है। सबसे बड़ा आईएमएफ पैकेज है, वो हो गया है तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ से हम निकल गए हैं। और पॉलिटिकल क्राइसिस भी अगर ये मिल बैठ के कुछ इस तरह का सलूशन आगे बना लें, एक चीज़ तय कर लें, हाँ जी इतने अरसे के बाद इलेक्शन होगा, लिहाजा उस तरफ फोकस करना चाहिए, तो वो अनसर्टेनिटी फिर उस सूरत में कम हो जाएगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मार्केट में एक प्रेशर आ सकता है। वैसे सर अभी जो मार्केट में ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर कर रहा है और अभी कल जो है वो डीजल की प्राइसेस कम हो गई, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई और पहले ही पीएसओ की जो है वो सर्कुलर डेट में इतना पैसा फंसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि फर्दर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की जो ऑयल गैस सेक्टर की कंपनीज है उन पे क्या इम्पेक्ट होगा? नहीं, देखें, ये जितने भी शेयर्स हैं अभी बहुत ही लो लेवल पर चल रहे हैं, बहुत ही लो पी पर चल रहे हैं। और ऑयल सेक्टर की अगर आप बात कर रही हैं तो ऑयल में तो ऑल टाइम हाई इस वक्त रेट चल रहे हैं इस वक्त भी, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ ही रही है। तो किसी सूरत में भी जो है टेक्निकल रीज़न के तहत ये ख़राब हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ फंडामेंटली दे आर स्ट्रॉन्ग कंपनीज। और जहाँ भी हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आएगी मईशत में और पॉलिटिकल फ्रंट पे, ये परफॉर्म करेंगे। सर वैसे देखा जाए तो अभी हुकूमत अगर चेंज हो गई और पीटीआई की हुकूमत आ गई और तो आपको क्या लगता है कि मार्केट का जो इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा या मतलब वो वहीं पे खड़ा रहेगा? पीटीआई की हुकूमत अगर आ जाए, हाँ, अगर आ जाए। देखें, डिपेंड करेगा। अगर आके देखें जो कोई भी हुकूमत हो, हमें तो इससे वो नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि इस 1 साल से सियासत खेल रहे हैं। पूरे कारोबार का स्टॉक मार्केट से हट के जितना भी कारोबार है इस वक्त जो है वो एक स्टेगनेंट पोजीशन पे है, एक जगह जाम हो गया है, ख़राब हो गया है। तो लिहाजा जो भी हुकूमत आए वो सबसे पहले तो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी साइन करे कि भाई मईशत को फोकस करें, मईशत को तरक्की दें ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। बहुत परेशान है महंगाई की वजह से और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो पीटीआई से हमें उम्मीद, जो भी आए, जो भी हुकूमत आए, हम उम्मीद करते हैं कि वो इशूज़ को हल करेगी, अनसर्टेनिटीज़ को ख़त्म करेगी और मुल्क को उस ट्रैक पर लेकर जाएगी जो आज से साल 2 साल पहले मुल्क चल रहा था। सर जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई रिसेंटली और 1.25 बीपीएस उसमें इंक्रीज हुआ था, तो जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन हुई थी आफ्टर ही, तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है वो नेगेटिव परफॉर्म करेगी और मार्केट में प्रेशर ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके पीछे क्या रीजन है? क्या कोई गुड न्यूज़ आई थी? नहीं, मैंने पहले बताया मार्केट अपनी तमाम ख़राब चीज़ों को डिस्काउंट कर चुकी है ऑलरेडी। इतनी हैवीली ओवरसोल्ड है, अट्रैक्टिव पी है। साथ साथ आईएमएफ की खबर आई थी जिससे मार्केट चली है, और हो सकता है अगर आईएमएफ की खबर लेट होती तो ये थोड़ा सा और घट जाती। और इसलिए अब कल ट्रेजरी बिल का ऑक्शन था तो ज़बरदस्त इजाफा हुआ है ट्रेजरी बिल की यील्ड में, ये भी नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आज मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो उम्मीद, क्योंकि सबको ये पता है कि अगर हम यहाँ से निकल जाते हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस से तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे आएंगे, क्योंकि मौजूदा इंटरेस्ट रेट पर
कोई भी कारोबार चल नहीं सकता। इसको अल्टीमेटली डाउनवर्ड इसको आना है। जिस तरीके से हुकूमत ने कल ऑयल के प्राइसेस घटाए, जहां रिलीफ मिला उन्होंने मौका दिया, तो जब भी रिलीफ मिलेगा यकीनन ये पहला काम जो है इंटरेस्ट रेट को ये कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इस इंटरेस्ट रेट पर, इस पॉलिसी रेट पर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वैसे सर देखा जाए तो सुपर टैक्स इतना लगा है कंपनीज़ के ऊपर, उसके अलावा 15% जो है इंटरेस्ट रेट कंपनीज़ के ऊपर लगा है जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है बैंक से, तो उनको ज़रूर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा कंपनीज़ पे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा और हमें जो लगता है कि पूरा साल जो है वो इंटरेस्ट रेट यही रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे साल में कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम ही रहेंगी? नहीं, मैं एग्री नहीं करता कि ये इंटरेस्ट रेट पूरा साल चले। जब भी रिलीफ मिलेगा, अब देखें क्रूड ऑयल घटना शुरू हुआ है, थोड़ा सा और घट जाए, कमोडिटी प्राइसेस और थोड़ी सी घट जाएं, जिससे लगे इन्फ्लेशन कम होगा, 100% ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। इसमें मुल्क नहीं चल सकता, ये मुमकिन मुझे नहीं लगता पूरा साल चले इंशाल्लाह। और यूक्रेन और रशिया की वॉर अगर ख़त्म होगी तो ये बड़ी तेज़ी से नीचे आएगा, तो वो अल्टीमेटली ख़त्म ही होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये ख़त्म होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसके अलावा? सर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस पूरा प्रॉफिटेबिलिटी। साल कैसी रहेगी? यकीनन ख़राब रिज़ल्ट आएंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ख़राब रिज़ल्ट आएंगे और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इन्फ्लेशन है, जैसे सुपर टैक्स आपने बताया, लेकिन सुपर टैक्स जो है वो प्रॉफिट पे लगा है और ख़ास प्रॉफिट पे है, हर कंपनी पे नहीं लगा है। 30 करोड़ से ज़्यादा जिसका अगर प्रॉफिट है उसके ऊपर लगा है और एट वंस लगा है, फॉर वन टाइम लगा है। तो मेरा ख्याल है वो एब्जॉर्ब काफ़ी हद तक हो चुका है। और ये है अलबत्ता इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ख़त्म होने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट रेट नीचे आने की ज़रूरत है, एक्सचेंज रेट को नीचे आने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइज होगी और इन तमाम असरात को मिटिगेट कर देगी। और सर आपके सीमेंट सेक्टर के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं? क्योंकि कोल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गई हैं, समर सीज़न भी ऐसे समझे ऑलमोस्ट तो गुज़र ही गया, लेकिन सीमेंट सेक्टर में कुछ भी जो है ना चेंज नज़र नहीं आया। देखें, कोल प्राइसेस वगैरह काफ़ी हद तक पास ऑन कर दी गई हैं और अलबत्ता कोल प्राइसेस में एक इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर रशिया ने गैस की सप्लाई यूरोप को बंद कर दी तो वो मजबूरन कोल पे शिफ्ट होंगे और कोल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। तो वो कंपनियां जो कोल पर हैं उसके लिए फॉर द टाइम बिंग एक थ्रेट होता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी बढ़ जाएगी। और इन द मीन टाइम बस अब क्योंकि टाइम हो गया वॉर को भी, काफ़ी हो सकता है कि अब वो कूल डाउन हो, तो कोल के प्राइसेस का नीचे आना ज़रूरी है। अदरवाइज़ उससे जो हमारी ख़ास तौर पे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के कुछ शेयर्स जो हैं उससे डायरेक्टली हिट होते हैं और हो गए हैं। तो अगर ये मज़ीद कोल के प्राइसेस बढ़ें तो उसका इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव सीमेंट सेक्टर पे। सर डॉलर रेट का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो अभी आपको क्या लगता है कि डॉलर रेट और कितना ऊपर जाएगा? नहीं, अगेंस्ट डिपेंड करता है, अनसर्टेनिटीज़ हैं सारी। फ़िलहाल पीक है, मगर यहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ जाए दुनिया में, कमोडिटी प्राइसेस और बढ़ जाएं, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जितनी महंगाई होगी दुनिया में, क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, तो हम डॉलर की और ज़रूरत पड़ेगी, डॉलर और ऊपर जाएगा और आज भी डॉलर बढ़ा है। तो लिहाजा इंटरनेशनल जो इन्फ्लेशन है, जो कमोडिटी प्राइसेस है, उनका कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कम होंगी तो फिर यकीनन हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, डॉलर का रेट भी कम होगा। वैसे सर इस अनसर्टेनिटी के टाइम में आप इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है 30-40% जो लॉन्ग रन इन्वेस्टर है वो बाय करे। मार्केट का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, 2008 में भी, 1999 में भी, 2014 में भी, 2020 में भी स्टीप राइज आता है। और इस वक्त 30-40% अच्छी कंपनियों में बाय करके इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए। बाकी होल्ड रखना चाहिए कैश, मज़ीद घटे तो मज़ीद लेने चाहिए। सर कैन यू प्लीज सजेस्ट सम गुड स्टॉक्स? नहीं, स्टॉक्स तो नहीं, मैं सेक्टर वाइज आई थिंक के हर अच्छे स्टॉक जो इस वक्त जो अपनी अच्छी पीई पर है, जो जिसके पे आउट अच्छे हैं, डिविडेंड अच्छा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके साथ साथ जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर है, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बैंकिंग सेक्टर भी मैं इसमें शामिल करता हूँ। ये सारे जो सेक्टर्स हैं, केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा है। इन सेक्टर्स की क्योंकि मार्जिन्स अच्छे बढ़ गए, रिफाइनरी सेक्टर में बहुत गुंजाइश है, रिफाइनरी को अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। तो इन तमाम सेक्टर्स में चूँकि मार्जिन्स अच्छे बढ़ गए हैं और इन्वेस्टर इन पे फोकस करें, आइंदा आने वाले दिनों में ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। माई प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।